जब हम लोग आज से बीएमटी का जो है सेकंड सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएमटी का सेकंड सेट है ना, ठीक है। आज हम लोग 40 जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ से हमारा कि विच इज द 27th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का 27th टर्म क्या होगा, ठीक है। हम चलिए बगल में बनाते चल रहे हैं आप लोग को। यहाँ पर देखिए, जब हम लोग इसको बनाएंगे तो एक बात बताइए, पहले तो ये सीक्वेंस दिया है, इसमें कहीं क्लियर नहीं बोला गया है कि ये एपी है कि जीपी है। क्वेश्चन नंबर 1 5 है, फिर 14 है, फिर 23 है, फिर 14 है, फिर 23 है। इस सीक्वेंस का 27वां टर्म आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन देखें। पहली बात है, इस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, ये अब देख के ही पता चल रहा है 5 और 9 14, 14 9 23 है ना। ये देख रहे 9 9 बढ़ रहा है, इसलिए तो यहाँ पर ये एपी है। तो फिर यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, कॉमन डिफरेंस, यानी डी का फॉर्मूला T2 माइनस T1 कैसे निकलेगा, 23 माइनस 14 यानी कितना आ गया 9, या दूसरा देख लीजिए कि T3 माइनस T2, ठीक है, क्लियर है। तो 23 माइनस 14 यहाँ से भी क्या आ गया 9। देखिए दो निकालना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि ये एपी है कि जीपी है। देखिए पहला टर्म कितना हो गया 5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दूसरा में से पहला माइनस करके देखिए कितना आ गया 9, और तीसरा में से दूसरा माइनस करके देखिए कितना आ गया हमारा फिर 9। तो देख रहे हैं ये एपी है, ठीक है। अच्छा, कौन सा टर्म हमसे पूछा जा रहा है, इसका 27वां टर्म पूछा जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म जिसको n बोलते हैं इक्वल टू इतना T27 निकालते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसीलिए T27 इक्वल टू a की जगह पर a कितना था 5, देखिए ये हम लोगों ने लिया था यहाँ पर 5, ठीक है, प्लस n माइनस 1 यानी 27 माइनस 1, और d यानी कितना था हमारा 9, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा 5 प्लस 26 इंटू 9 यानी 5 प्लस 260 में से सॉरी 26 इंटू 9 कर लेना बच्चों, ये आ जाएगा 234। इस तरह से आ गया ये कितना 239, जो कि मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से आपको एक बार समझा दें, एक सीक्वेंस दिया हुआ था, सीक्वेंस में कौन कौन था 5 9 और 23 है ना। तो इसके इस सीक्वेंस का 27वां टर्म पूछ रहा था। तो पहले बात तो ये क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि ये एपी है कि जीपी है, ठीक है। तो पहला टर्म तो 5 हो गया। अब पहले हम देख के पता चल रहा है 5 से 9 बढ़ा तो 14, 14 से 9 23, तो 9 9 बढ़ रहा है, ठीक है। तो डी यहाँ पर निकलेगा कैसे, T2 माइनस T1 यानी 23 14 माइनस, पहले तो 23 माइनस 14 भी एक बार कर लिए तो भी नहीं आया, ओ सॉरी दोनों बार वही कर दिया ना। एक बार आप 14 माइनस, एक मिनट थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर। एक बार हम लोग कैसे निकाल के देखें, सेकेंड टर्म यानी 14 माइनस 5 यानी कितना है 9, और तीसरा में से दूसरा माइनस कर देखे 9, तो दो बार अगर आप डी सेम आ रहा है इसका मतलब ये एपी है ना, ठीक है। अच्छा, एन हो गया 27, फिर एपी में टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी यानी 5 प्लस ऐसा सॉल्व कर दिया 239। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 239। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। ये बहुत आसान है, 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब हमको ये सोचना है कि किसको फैक्टराइज करेंगे तो कौन सा मिलेगा। 8 को तोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। और 6 फैक्टोरियल पर रुक गया, और नीचे भी 6 का फैक्टोरियल, तो 6 6 कट गया, 8 7 56, तो रियल आंसर है कितना 56 है ना, ठीक है। दूसरा सवाल का भी आंसर हो गया। इफ द टू सेट आर डिसजॉइंट सेट, अब दो सेट डिसजॉइंट कब कहलाते हैं, देखिए एक ए सेट है मान लीजिए 1 2 3, और एक बी सेट है मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। अब इन दोनों सेट में अगर कोई कॉमन ना हो, है ना, अगर दो सेट में कोई भी मेंबर कॉमन मेंबर ना हो, तो उस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, ठीक है।
क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, कब बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, अगर दो सेट में एक भी मेंबर कॉमन ना हो तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, और जब भी आप डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या होगा, नल। ठीक है, याद रखिएगा डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, जब दो सेट में एक भी मेंबर कॉमन ना हो तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे, इंटरसेक्शन में क्या निकाला जाता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो कोई भी कॉमन नहीं है तो जीरो, तो हम लोग वहां पर क्या लिखते हैं, नल, है ना। ठीक है, तो बोलता है टू सेट आर डिसजॉइंट सेट इफ एंड ओनली, है ना। टू सेट आर डिसजॉइंट इफ, दो सेट कब डिसजॉइंट होंगे, जब उन दोनों में कोई कॉमन ना हो, यानी दोनों का इंटरसेक्शन हो, जो वो क्या हो जाए, नल हो जाए, तभी ये डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है, कह रहा है कि दो सेट कब डिसजॉइंट कहे जाएंगे, जब उन दोनों में कोई कॉमन ना हो। ठीक है, कोई कॉमन ना हो मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एक भी ना आए, मतलब नल आए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी बराबर नल। ठीक है, अच्छा देखिए, अब ये सवाल है अगला, इस जीपी का 10th टर्म निकालना है। अब एक बात बताइए, जीपी है तो पहला टर्म कितना हो गया बाबू, यहाँ पर 24। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कितना आ गया, 1/2। ठीक है, 10th टर्म पूछ रहा है एन बराबर 10, और जैसा कि हम लोग जानते हैं एस एन का दो फॉर्मूला होता है, अगर आर 1 से बड़ा हो और आर 1 से छोटा हो, तो आर 1 से छोटा है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू वन माई, टर्म पूछा है ना, सॉरी ऐसे नहीं पूछा है, टर्म पूछा है, सॉरी मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, कौन सा टर्म पूछा है, 10वां टर्म। तो जीपी में एन निकालने का, टी एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर पे पावर एन माइनस वन, यानी ए यानी 24 इंटू 1/2 पे पावर 10 माइनस वन, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 इंटू 1/2 पे पावर 9। ठीक है, अब गुना करिए, 24 इंटू 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, 6 बार हो गया, 7 1/2 8 1/2 और 9 1/2, सॉरी। अब देखिए क्या कटेगा, 1 2 3, सॉरी 2 से काटिए पहले तो कितना होगा, 12, फिर 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 6, फिर 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 3, बस इतना ही कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 ऊपर में, नीचे में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 3/64, तो आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स, इतना भी 99 है ना, इस एपी में कितने टर्म्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, 1 है 3 है 5 है 7 है, कहाँ तक गया, 99 तक, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ठीक है, यही सवाल पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ऐसा है कि एक सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं, अगर आपको आपके क्लास का रजिस्टर पकड़ा दिया जाए, है ना, कि आपके स्कूल में जो क्लास है उसका रजिस्टर पकड़ा दिया जाए और पूछा जाए कि बाबू ऐसा करो कि कितने स्टूडेंट है बताओ जरा सा, तो तुम क्या गिनोगे कि लास्ट स्टूडेंट का रोल नंबर देख लोगे, तो वही चीज तो यहाँ पर करना है, लास्ट मेंबर कौन है 99, ये किस, इसका एन पता कर लेंगे तो वही यहाँ से यहाँ तक का नंबर ऑफ आइटम्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए कितना होगा बच्चा लोग, यहाँ पर ए हो गया आपका 1। ठीक है, डी कितना हो गया, 3 - 1 यानी कितना, 2, है ना। टी एन कितना हो गया, अब इसको आप टी एन मान के एन निकाल दीजिए, टी एन बराबर कितना हो गया, 99, है ना, मतलब इसको nth टर्म माने और कितना है एन का वैल्यू पता कर देना होगा। जैसा कि हम जानते हैं टी एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इन ए पी में। ठीक है, तो 99 बराबर क्या हो जाएगा, a यानी 1 प्लस एन माइनस वन और ये क्या हो गया 2, तो 99 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो 99 बराबर क्या हो जाएगा, 2n माइनस वन, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 99 + 1 यानी 100, और n बराबर कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कितना, 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, इस जीपी का इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालना है। देखिए यहाँ पर पहले a कितना हो गया 1, r कितना हो गया सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और 1 से किसी को डिवाइड करोगे तो 1/2 ही होगा। एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है बाबू a/1 माइनस आर, है ना, तो उसी अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, a यानी 1/1 माइनस 1/2। ठीक है, यानी 1/LCM लेके घटा देना, 1/2 हो जाएगा, और ये 2 लट जाएगा, 1/1 और 2 पर चला जाएगा, तो आंसर विल बी द 2। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ना 2। देखिए दो अर्थमेटिक मीन निकालना है इसके बीच, है ना। ठीक है, ये दो जो वैल्यू दिया हुआ है 68
और 260 के बीच दो अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो कैसे निकलेगा? ठीक है, ये थोड़ा लंबा है इसलिए इसको हम अलग से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, 68 और 260 के बीच दो अर्थमेटिक मीन। देखो 68 और 260 के बीच दो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? पहला अर्थमेटिक मीन को हम A1 एज्यूम कर लिए, दूसरा को A2 एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब जैसे ही अर्थमेटिक मीन हम बैठाते हैं तो पूरा सीरीज क्या बन जाता है? AP। ये पूरा सीरीज हो गया हमारा AP। अब AP हो गया तो पहला टर्म क्या हो गया? 68। और ये कौन सा टर्म हुआ सर? चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। T4 बराबर कितना हो गया? 260, ठीक है। अच्छा बताइए AP में Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो T4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस यानी 68 प्लस 4 माइनस वन डी, तो मेरे को नहीं पता, ठीक है, ये चौथा टर्म है तो यहाँ से डी निकल जाएगा हमारा। तो और ये दिया हुआ है कितना? 260, ठीक है। तो 68 प्लस 3D बराबर कितना हो गया? 260, ठीक है। 3D बराबर क्या हो गया? 260 माइनस 68 यानी 192, ठीक है। तो D बराबर क्या हो गया? 192/3 यानी 64, है ना। D हो गया। D नहीं निकालना है हमको, दोनों अर्थमेटिक मीन निकालना है। देखो अब आराम समझो बच्चा, ये जो पहला अर्थमेटिक मीन है ये सीरीज का दूसरा टर्म है। अर्थमेटिक मीन पहला है लेकिन टर्म कौन सा है? दूसरा। दूसरा टर्म कैसे पता चलेगा? पहला टर्म मालूम है, उसमें क्या कर दो? ऐड कर दो, है ना, ठीक है। 128 132 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा अर्थमेटिक मीन कौन सा है भाई? दूसरा अर्थमेटिक मीन है A2। A2 कैसे निकलेगा? इस सीरीज का वो तीसरा टर्म है ना। पहला दूसरा तीसरा टर्म है, तो दूसरा टर्म अभी आप निकाले 132, उसमें फिर D ऐड कर दो, तो 132 प्लस 64 यानी 196। तो आंसर होगा 132 और 196, ठीक है। देखिए आंसर है कि नहीं? देखिए है आंसर, तो रियल आंसर इज 132 और 196। एनपीआर इक्वल टू, परमोटेशन में आपने पढ़ा होगा कि एनपीआर को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, याद रखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि एनसीआर इक्वल टू क्या होता है तो क्या होता है वो भी याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन में n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। एनपीआर बोलेगा तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, एनसीआर बोलेगा तो n फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हालांकि एनपीआर पूछा है इसलिए फॉर्मूला होगा ये 3 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ए इज द सेट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड इट। देखिए ए जो है किसका लेटर, कैसा सेट है? इट वर्ड के लेटर का सेट है, मतलब ऐसा होगा ई ए और टी। मेरी बात समझिए, ठीक है। यहाँ पर समझिए कि ए जो बोला है कौन सा? इट वर्ड के लेटर का सेट है। तो इट वर्ड में कौन कौन है? ई ए टी। अब ये जो कहलाते हैं ये मेंबर कहलाते हैं, ये जो अंदर वाले ना मेंबर एलिमेंट ये कहलाते हैं। तो ई जो है ऐसे लिखेंगे, ई इज द मेंबर ऑफ सेट ए, ऐसा लिखा जा सकता है। ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। और टी इज द मेंबर ऑफ सेट ए, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा एक बात तो ये सर इसमें एक्स मेंबर है क्या? अगर एक्स तो मेंबर नहीं है कोई तो ऐसे इसको लिखेंगे, एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। समझ में आ गया? तो सिंपल शब्दों में हम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए पहली बात है क्या बोला है कि ए कैसा सेट है? इट वर्ड के लेटर्स का सेट है, तो ये हो गया, ठीक है। और इसके मेंबर कौन होंगे? ई ए और टी, ठीक है। तो ई इज द मेंबर ऑफ सेट ए बोला जा सकता है, ए इज द मेंबर, स्मॉल ए इज द मेंबर ऑफ सेट कैपिटल ए, टी इज द मेंबर ऑफ कैपिटल ए, ठीक है। और ये मेंबर नहीं है तो ऐसा लिखते हैं हम लोग। अब सवाल है कि अगर ए जो है इट वर्ड के लेटर का सेट है, मतलब ये है, तो कौन सा ट्रू है इसमें से, कौन सा करेक्ट है? सर ई इज द मेंबर ऑफ सेट ए, ये तो करेक्ट है, ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए। ए इज द मेंबर ऑफ कैपिटल ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए ना सर, ये तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मेंबर स्मॉल ए है। टी इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए, रॉन्ग, टी इज द मेंबर ऑफ सेट ए, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। और ए टी दोनों कभी भी साथ में नहीं है ना, अलग अलग मेंबर काउंट होता है, एक साथ नहीं लेते हम लोग, ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर 9 का जो है पहला पॉइंट ही सही हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, ए और बी सेट दिया हुआ है तो आपको ए प्लस बी निकालना है, तो सर ए प्लस बी कैसे निकालेंगे? ठीक है, ए प्लस बी कितना होगा? तो देखिए सिंपल, ए कितना है? 2 4 6 5, ठीक है। और यहाँ पर 3 2 -5 और 2, ठीक है। अब ऐड करना है तो क्या करते हैं? करस्पॉन्डिंग मेंबर को ऐड करते हैं, इसका A11 को इसके A11 से ऐड करते हैं इस तरह से, 2 + 3 फिर 4 + 2 फिर 6 + -5
और 5+2, 5, 6, 1 और 7, तो आंसर होगा 5, 6, 1, 7। देखिए 4 नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका ये जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है इसका आंसर रॉन्ग है बाबू, इसमें ऑप्शन जो होना चाहिए वो है नहीं। ठीक है, देखो क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ रो ऑफ द मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, किसी मैट्रिक्स के रो की संख्या उनके कॉलम की संख्या से अधिक हो तो उसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन वर्टिकल नहीं है, लेकिन रियल आंसर हमारा वर्टिकल ही होना चाहिए। देखो पहले रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका सिंगल रो, रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसका सिंगल रो हो। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसका सिंगल कॉलम हो। रो मैट्रिक्स मतलब ऐसे हो गया 1 2 3 सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब 1 2 3 सिंगल कॉलम। ठीक है, रेक्टेंगुलर मतलब जिसका कि रो और कॉलम दोनों इक्वल ना हो, और स्क्वायर मतलब रो, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। लेकिन यह सवाल कुछ और ही है कि नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होना चाहिए, तो उसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन मेरे हिसाब से क्या 100% सही है, ये हम बोल रहे हैं, मतलब आप किसी से आप पूछना चाहे तो पूछ लेंगे, 100% श्योर है कि यहाँ पर ऑप्शन वर्टिकल मैट्रिक्स होना चाहिए, जो कि गिवन नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। इस एपी का 10th टर्म पूछा जा रहा है, तो सिंपल है क्वेश्चन, अगर एपी का 10 टर्म पूछना है तो एपी का पहला टर्म यहाँ कितना दिया हुआ है 10, सेकेंड टर्म कैसे होगा, डी क्या होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी कितना -5, एन बराबर 10, और आपको क्या निकालना है टी टेन, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी10 का क्या फॉर्मूला होगा, टी10 ए प्लस यानी 10 प्लस 10 माइनस 1 और डी यानी कितना -5 है ना। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा 10 प्लस 9 इंटू -5 यानी 10 माइनस 45 यानी क्या आ गया -35, आपका सही आंसर होगा। ये देखिए 3 नंबर। ठीक है, चलिए 3 हो गया इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है 13 नंबर। ठीक है, इसको हम बनाते हैं अभी आप लोग को, कभी भी ये ऑब्जेक्टिव में देने योग्य क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या बोला है, किसी एपी का पीएथ टर्म क्यू है, क्यूएथ टर्म पी है, तो आरएथ टर्म पूछा जा रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन है, हम इसको बनाते हैं 13 नंबर को। देखिए 13 नंबर में पहले क्वेश्चन क्या है, पीएथ टर्म, देखिए क्या क्या बोला बच्चों यहाँ पर, देखिए पीएथ टर्म मतलब, सॉरी एक मिनट फिर गलत लिख रहे, पीएथ टर्म क्यू है, क्यूएथ टर्म पी है, तो आठ टर्म आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन। देखिए हम बनाते हैं सॉल्यूशन कैसे, एक नंबर लायक तो नहीं है ये क्वेश्चन, कम से कम 4 नंबर का है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले बताइए, क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो उसी तरह से पीएथ टर्म क्या हो जाएगा, पीएथ टर्म हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, जो कि कितना दिया है बच्चों क्यू, है ना, इसको इक्वेशन 1 मानिए। ठीक है, क्यूएथ टर्म कितना हो जाएगा, ठीक है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, जो कि कितना दिया है पी, ये सेकेंड हो गया इक्वेशन। अब ऐसा करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देना है। कैसे होगा, ए प्लस पी माइनस वन डी बराबर क्यू। ठीक है, और ए प्लस क्यू माइनस वन डी बराबर पी। जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बच्चों, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, p माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन डी, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इक्वल टू क्यू माइनस पी। ठीक है, ध्यान दीजिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से आप d कॉमन ले लीजिए, तो ठीक है, तो d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा p माइनस वन, और यहाँ क्या बचेगा q माइनस वन, इधर भी क्या हो गया q माइनस पी। अच्छा, फिर d देखिए यहाँ पर p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन,
इक्वल टू क्या हो गया, क्यू माइनस पी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल, तो इधर में क्या आया, डी इक्वल टू आ गया बच्चों, डी इंटू, सॉरी डी इक्वल टू नहीं, डी इंटू पी माइनस क्यू बराबर क्यू माइनस पी, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाइए, कट तो नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाएं, ऊपर में से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू। अब एक काम कर सकते हो, माइनस, इसको आगे पीछे लिख दो, पहले p माइनस क्यू, देखो पहले p को लिख दिए, फिर q को लिख दिए, और डिवाइडेड बाय नीचे में भी p माइनस क्यू, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसल, तो यहाँ से क्या आ गया, -1, ठीक है। एक बार फिर से समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। तो d निकल गया। अब देखिए d जो निकला है, d का वैल्यू कितना निकला, -1, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ d इक्वल टू -1 पुटिंग इन इक्वेशन 1, है ना, ठीक है। अच्छा, क्या था इक्वेशन 1, a प्लस पी माइनस 1d इक्वल टू क्यू, a प्लस पी माइनस 1d इक्वल टू क्यू, यही था, एडजस्ट कर लीजिएगा उसको, है ना, ठीक है। तो d का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन 1 था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कि a प्लस पी माइनस 1 और d के जगह पर कितना लिखेंगे, -1 इक्वल टू क्या हो गया, q, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखो a बराबर, अच्छा a प्लस, देखो ये -1 से गुना करो तो क्या होगा, -p प्लस 1 बराबर क्या हो गया, q, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पर क्या निकला, q माइनस प्लस पी, सॉरी -p प्लस p माइनस 1, ये आपका a निकल गया। तो दो चीज निकाल दी। अब हमसे पूछ रहा है आर्थ टर्म, है ना, ठीक है, आर्थ टर्म पूछ रहा है, टी आर बराबर क्या होगा, टी आर बराबर क्या होगा, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए की जगह पर कितना बैठाएंगे हम लोग, q प्लस पी माइनस 1, ए की जगह पर हो गया प्लस आर -1 और डी के जगह पर कितना, -1, डी हमारा -1 पहले निकला है ऊपर में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, q प्लस पी माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, है ना, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसर, तो आंसर हो जाएगा q प्लस पी माइनस आर, या ऐसा भी, सॉरी माइनस आर, या p प्लस q माइनस आर भी लिख सकते हैं। देखिए फिर से हम एक बार समझा देते हैं, क्वेश्चन क्या था, स्टार्टिंग से सुनिए बच्चों। बोला था किसी एपी का pth टर्म कितना है, q है, qth टर्म क्या है, p है ना। तो rth टर्म पूछ रहा है। अब बताइए, हम लोग जानते हैं एपी में tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होता है, तो tp बराबर क्या होगा, जहाँ n है वहाँ p हो जाएगा, a प्लस n के जगह पर p माइनस 1 डी बराबर क्या, q, ठीक है। अच्छा, tq बराबर क्या हो, जहाँ n है वहाँ q हो जाएगा, तो a प्लस n के जगह पर q माइनस 1 और d बराबर क्या हो गया, p हो गया। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। देखिए इक्वेशन 1 उतार दिए, क्या था, a प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू क्यू, a प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू क्यू, और a प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू p, यहाँ पर कर दिया। अब माइनस करेंगे तो साइन नीचे का क्या हो जाएगा, हर टर्म के नीचे का चेंज हो जाएगा, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब ये यहाँ क्या बचा, p-1 डी माइनस क्यू माइनस 1 डी, है ना, ठीक है, और इधर में q माइनस p हो गया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, सर d कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर p माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा, माइनस q माइनस 1 बचा, ठीक है। माइनस हटाएं और इधर में क्या हो जाएगा, q माइनस p हो जाएगा। अब यहाँ माइनस हटाएंगे तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, q और +1 हो जाएगा, तो यहाँ +1 -1 कट गया, तो क्या बचा, d इंटू पी माइनस क्यू,
है ना, और इधर में q माइनस पी। अब d बराबर क्या होगा, यही चीज इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, कट नहीं रहा है, देखिए एक जगह q माइनस पी है, एक जगह p माइनस क्यू है, तो ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा और प्लस p हो जाएगा और नीचे में, और इसको फिर हम आगे पीछे कर दिए, p को इधर लिख दिए, q को इधर लिख दिया, अब कट गया तो यहाँ पर d का वैल्यू कितना आ गया, -1। फिर हमने d का जो -1 आया वो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दिया। इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस पी माइनस 1d इक्वल टू क्यू, ठीक है, तो वही लिख लिया हम लोग, a प्लस पी माइनस 1d इक्वल टू क्यू, और हम लोग a प्लस पी माइनस 1d का वैल्यू -1 पुट कर दिया इक्वल टू क्यू, a और इसको -1 से गुना करो तो -p+1 इक्वल टू क्यू आना, ठीक है, यहाँ से a निकाल दिए, -p इधर आके +p हो गया, 1 इधर आके -1 हो गया, ये हो गया आपका a, ठीक है। अच्छा, अब हमारा a भी पता है और d हमारा -1 पता है, तो हमसे rth टर्म पूछ रहा है, dr बराबर क्या होगा, a प्लस r माइनस 1d, a की जगह पर हम लोग ये वैल्यू पुट कर दिए और r -1 d की जगह पर -1, अब -1 से गुना हो जाएगा, ये तो सेम ही उतार दिए हम लोग यहाँ तक, -1 से गुना हो जाएगा तो यहाँ -r और +1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आंसर है, ये आंसर है, तो आंसर है p प्लस क्यू माइनस r, देखिए आंसर है 3 नंबर आंसर होगा p प्लस क्यू माइनस r। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p2, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे npr का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, ठीक है। दूसरे से 10p2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का फैक्टोरियल पहले 10 का फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी आंसर क्या आया 10 फैक्टोरियल बाई 8 का फैक्टोरियल। अब इसको तोड़ोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, नीचे में 8 का फैक्टोरियल कट गया, 8 10 इंटू 9 90 आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, NP4 इक्वल टू 360, n का वैल्यू निकालना है, देखिए क्या बोला यहाँ पर, NP4 बराबर 360 है, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। देखिए इसका क्या होगा, इसको तोड़िएगा तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर कितना हो गया 360, ठीक है। अच्छा, n को तोड़िए, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4 का फैक्टोरियल बराबर कितना हो गया 360, और डिवाइडेड बाय नीचे में भी n माइनस 4 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो अब देखिए कटेगा क्या, ये और ये कट गया। अब ये 4 वैल्यू है, इसको 4 वैल्यू के रूप में तोड़ना है, तो देखिए 360 को आप कुछ भी तोड़ के देखिए, 360 को तोड़िएगा तो इस तरह से आएगा, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, है ना, 6 पचे 3 चौके 12 3 60, तो इस तरह से लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, और देखिए क्लास में जो बच्चों को हमने पढ़ाया ये सब समझाया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, 4 वैल्यू तो इधर भी 4 वैल्यू में छोड़ दिए, तो पहला को पहला का बराबर कर दो तो n बराबर आंसर क्या हो जाएगा 6, तो रियल आंसर यहाँ पर 6 होना है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है NC10 इक्वल टू NC4, NC10 इक्वल टू NC4। मैंने ये बताया था बच्चों कि जब दो कॉम्बिनेशन के बीच इक्वल का साइन हो और सब कुछ बराबर हो और सिर्फ क्या डिफरेंस हो r, तो ये दोनों जोड़ के इसके बराबर हो जाता है, मतलब n बराबर यहाँ क्या होगा 10 प्लस 4 यानी कितना 14 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर 14 हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू डिटरमाइंड करना है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट्स का पहली बात है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। हमेशा जैक एक गलती, बहुत ब्लंडर मिस्टेक करता है, डिटरमिनेंट का साइन सीधे स्टेट ऐसे होता है, क्लोज नहीं होता, ये मैट्रिक्स का साइन हो जाता है, तो ये गलती करता है, बोर्ड में ऐसे हो, आई होप कि नहीं गलती हो। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे वैल्यू निकलेगा, एक लाइन को हम लोग बेस लेते हैं ना, ठीक है, याद ध्यान दीजिए, तो बेस लिए इसको, इसका पहला लिखे प्लस, और देखिए प्लस लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए बच्चों जो जो नए हैं उनको हम समझा दें डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो बच्चे पढ़े हैं मेरे पास उनको तो पता होगा, जो नहीं पढ़े उनको हम बता दें कि कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग, कि ये जो डिटरमिनेंट होता है उसका साइन इस तरह से होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक कोई भी लाइन को लेकर सॉल्व करते हैं, जैसे हम इस लाइन को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो इस लाइन का साइन, ये वाला लाइन, तो इसका साइन प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, पहले लिखेंगे हम लोग +1, यहाँ पर क्या लिख दिए +1, ठीक है। और ये +1 जिसमें जिसमें जिस रो और जिस कॉलम में है उसको क्या कर दीजिए आप हाइट, ऐसे ये 1 लिख दिया, इसका साइन प्लस होता है इसमें, और इसमें क्या कर दिया हाइट, तो क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ बचा 5415। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, अब दूसरा लेंगे ये वाला, ठीक है, ये जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हाइड कर देंगे ऐसे ऐसे, इसका साइन माइनस होता है, याद रखिए, दूसरा वाला का साइन माइनस
-3 हाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2465, ठीक है। तीसरा हो गया फिर 1, तीसरा फिर +1 है, इसका प्लस साइन लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर ये जिस रो जिस कॉलम में आएगा इस 1 को हम लोग हाइड करेंगे तो ऐसे क्या बचेगा 2561, ठीक है। तो 2561, ठीक है। अब सॉल्व कैसे होगा, 1 5 5 जा 25 -4 -3 10 -24, ठीक है। ऐसे गुना करते हैं 25 -9 +1 2 -6 5 जा 30, ठीक है। अच्छा 1 इंटू 21 -3 इंटू -14 +1 इंटू 1 इंटू -28 है ना, तो कितना आ गया -21 +42 और -28, ठीक है। तो प्लस में हो गया 42 और माइनस में हो गया कितना 49, ठीक है। यानी आंसर होगा -7, कितना आंसर आ जा रहा है, कुछ गड़बड़ किया मैंने, 5415, ठीक है, -3 2645, ठीक है, +1 2561, ठीक है, 25 -4, ठीक है, 5 10 -24, ठीक है। ओ हाँ ठीक है, 1 2 -30, ठीक है। तो 21 इंटू 1, ठीक है, -3 इंटू 14, ठीक है, -14, ठीक है, ओके, +1 -28, ठीक है। तो ये हो गया अच्छा अच्छा ये प्लस है बच्चों, यहाँ माइनस कहाँ से हो गया, यहाँ गलती हो गई, 21 और +42 इस तरह से, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 प्लस है इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 63 -28, 13 गया 5 और 35, ठीक है। तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा अगला सवाल है कि ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा हो, ये ए डैश होना चाहिए, ऐसे ए डैश है ना, ए मैट्रिक्स दिया है तो ए डैश निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका रो को कॉलम बना देना होता है। ए बराबर अगर कितना दिया है यहाँ पे 3 2 3 1, ठीक है ना, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम, ये रो था ये कॉलम हो जाएगा 3 2 और सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम 3 1, यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 2 सॉरी 3 2 और 3 1, हाँ तो कहाँ आंसर है, ये वाला है, 2 नंबर पॉइंट आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, देखिए कैसे निकल रहा है, ए रहने दीजिए यूनियन, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करिए, बी कितना है 3 4, इंटरसेक्शन सी कितना है 4 5 और 6, ठीक है। अब ए यूनियन देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 4, ठीक है। अच्छा ए कितना है हमारा 2 3 4 और यूनियन 4, ठीक है, सिंपल है। तो देखिए अब सबको मिला देना है, ठीक है, 2 3 और 4, देखिए सबको मिला कर लिख देना है, लेकिन एक मेंबर दोनों का कंबाइंड लिखना है, लेकिन एक मेंबर दो जगह भी आता है तो एक जगह लिखना है, तो आंसर हो जाएगा 2 3 4 यानी 3 नंबर आंसर होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी दिया हुआ है तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है सर, ए तो यहाँ नहीं है, बी कॉमन है, सी वहाँ नहीं है, बी और डी कॉमन है, मेरे हिसाब से तो बस बी और डी ही कॉमन है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, और बाकी कोई कॉमन है, तो बी और डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y दिया हुआ है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, y इक्वल टू क्या है x³ -2x², ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x², ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, है ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू, और 2 आ जाएगा बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो कैसे होगा यहाँ पर, 3x² डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है, ठीक है, 3x² और -2 इंटू 2x पे पावर 1, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 3x² माइनस 4x, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, यही आंसर, यहीं पर देखिए ना है आंसर, 3x² माइनस 4x, ये फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 7p4 का वैल्यू निकालना, वेरी सिंपल, अभी तो फॉर्मूला बताया 7p4 यानी 7 का फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, एन यानी 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, कट गया तो आंसर होगा 7 6 5 4, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला सवाल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट अनसर्टेन एवरेज, है ना, मतलब कौन सा एवरेज सबसे सर्टेन, देखिए सबसे कम सर्टेनिटी वाला, मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर किससे नहीं आता, तो मोड में क्या होता है कि दो मेथड होता है, दोनों मेथड में कभी इसमें कुछ आंसर आ जाता है, कभी उसमें कुछ आंसर आ जाता है, तो अनसर्टेन एवरेज कौन होता है, सब में दिए गए में से मीन मीडियन मोड में से मोड होता है, ठीक है। अच्छा ये बड़ा ही लेंदी क्वेश्चन है, x का मीन 50 है तो और u बराबर इतना है, तो u का मीन बताइए, इफ द मीन ऑफ x इज 50, ठीक है। अब ध्यान समझो, एक बात समझो बाबू, अब एक सवाल ये है कि तुम थोड़ा सोचो, लॉजिकली सोच के देखो, हम ऐसे हम बोलने के लिए तो हम बता देंगे कि आंसर 260 होगा, लेकिन क्यों 260 होगा समझ लो। अगर मान लो एक उदाहरण लो, 5 और 10 का मीन कितना होगा सर, 5 और 10 का मीन कितना होगा, सोच के देखो सर, 5 और 10 का मीन होगा 5 प्लस 10/2 यानी 7.5। अच्छा थोड़ा इसको और छोटा कर देते हैं, फिगर और छोटा लेते हैं, समझिए आराम से, ठीक है, ध्यान से देखोगे, कुछ कॉन्सेप्ट को समझो। 5 और 3 का मीन कितना होगा, 5 प्लस 3/2 यानी 8/2 यानी 4 हो गया। अब हम एक काम करते हैं, सब में देखो 5 में भी 2 से गुना कर देते हैं और 3 में से भी 2 से गुना कर देते हैं और अब मीन निकालते हैं। देखो तो कितना आ गया, तो ये आ गया 5 दूनी 10 प्लस 6/2 यानी कितना आ गया 8। तो आपने क्या देखा कि सभी वैल्यू में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, सभी वैल्यू हम क्या कर दिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और तब मीन निकाले, तो हमारा एक्चुअल मीन भी जो पहले आया था उससे वो भी मल्टीप्लाई हो गया, देखो 8 आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा एक और चीज प्रॉपर्टी देखिए, 5 और 3 का मीन हम निकाले, 5 में 2 जोड़ देते हैं और 3 में भी 2 जोड़ देते हैं, या कोई भी नंबर जोड़ दीजिए और अब मीन निकालिए, ठीक है। तो 5 2 7 और 3 2 5 है ना, ठीक है, और बाई 2 यानी 12/2 यानी कितना आ गया 6। अब देखिए सब वैल्यू में अगर 2 2 हम ऐड भी किए तो भी हमारा एक्चुअल मीन भी 4 पहले आ रहा था तो 6 आ गया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना होगा। देखो x का मीन ऑलरेडी 50 है, अब उसमें क्या किए 5 से मल्टीप्लाई किए, तो सब जो अब मीन आएगा वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसमें 10 ऐड किए तो उसमें 10 ऐड हो जाएगा, समझ हमारे बात को। तो यू का मीन कैसे पता चलेगा, सिंपल सा बात है कि अभी आपको मैंने क्या देखा, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि अगर सभी फिगर को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक्स का मीन कितना था सर, एक्स का मीन था 50 है ना, और आपने 5 से हर जगह क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मीन भी अगर x का 50 था तो 5x का मीन कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अच्छा सभी में अगर हम 10 ऐड कर देते हैं तो मीन भी 10 ऐड हो जाएगा, तो ये 10 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर फाइनल आंसर ऐसे सिचुएशन में आ जाएगा 260, है ना, ठीक है। अच्छा इफ द मीडियन इज 36 एंड द मीन इज 32 व्हाट विल बी, देखिए किसी, अब एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए, व्हाट विल बी द मोड, एक फॉर्मूला होता है z बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, है ना, ठीक है। z बराबर 3 इंटू मीडियन इंटू 2 माइनस 2 इंटू मीन होता है। तो ये चीज पूछ रहा है, यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना दिया हुआ है सर 36 माइनस 2 इंटू मीन यानी कितना हो गया 32 दिया हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 90 108 माइनस कितना हो जाएगा 64 यानी हो गया 36 और 8 44 आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 44, ठीक है। अच्छा ट्रेंड एनालिसिस रेफर टू द लॉन्ग टर्म टेंडेंसी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, देखिए ट्रेंड एनालिसिस जो है वो क्या बताता है, लॉन्ग टर्म टेंडेंसी का बढ़े इंक्रीज को भी दिखाता है,
इंक्रीजेज ऑफ डिक्रीज नहीं, ऑफ नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस जो कोई भी चीज लगातार बढ़ रहा है उसको भी दिखाता है या लगातार घट रहा है उसको भी दिखाता है, तो रेगुलर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस को शो करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ काउजिंग सीजनल वेरिएशन, सीजन के कारण, सीजन मतलब मौसम के कारण आने वाले वेरिएशन के मुख्य कारण क्या है सर, वेदर है और सोशल कस्टम्स है। तो ये क्या, वेदर के कारण ही तो मौसम में बदलाव आता है, सीजनल वेरिएशन का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ट्रायंगल वर्ड के लेटर से कितने अलग अलग शब्द बन सकते हैं, ट्रायंगल में देखिए लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लेटर है। क्या इसमें से कोई भी लेटर रिपीट हुआ है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, टी नहीं है कहीं पे, आर और कहीं नहीं है, आई नहीं है, ए नहीं है, जी एल ई, मेरे हिसाब से तो रिपीट तो कोई भी नहीं हो रहा है। तो कितना है, 3 3 6 2 8, ठीक है। तो 8 लेटर है तो क्या हो जाएगा, 8 P 8 हो जाएगा, और क्या, कोई बदलाव नहीं, तो 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 8 का फैक्टोरियल कितना होगा, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, हम करके देख लेते हैं तो इसका कितना आएगा, 8 से लेके 1 तक ना मल्टीप्लाई करना है। 40,320 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रिपीट नहीं है, तो 8 लेटर है, 8 से बनाना है तो 8P 8 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि वर्ड फॉर्मेशन में ये आपका परमुटेशन यूज होता है। द अर्थमेटिक मीन है ना, इन तीनों का अर्थमेटिक मीन क्या है, कुछ नहीं सर, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना है, 5 + 10 + 15/3 यानी 30/3, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला बढ़ते हैं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन क्लास इंटरवल शुड भी, देखिए अर्थमेटिक मीन में क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव हो, इंक्लूसिव हो, इक्वल हो, अनइक्वल हो, हर एक परिस्थिति में निकल सकता है। इसलिए बोल रहा है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए, एक्सक्लूसिव में भी चलेगा, अब इक्वल में भी, अनइक्वल में भी चलेगा, इक्वल में भी चलेगा। तो हम लोग यही आंसर बोल सकते हैं, ऑल द पॉसिबल, है ना, मतलब सभी तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स का। फॉर द एवरेज सैलरी ऑफ अ टीचर सुटेबल मीन इज अर्थमेटिक मीन, सिंपल, देखो एक टीचर का, देखो एवरेज सैलरी निकालने के लिए, देखो एक एवरेज सैलरी ऑफ अ टीचर है ना, ठीक, एक अध्यापक के औसत वेतन के लिए क्या जानना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है, एक अध्यापक किसी महीने में 5,000 रुपये वेतन पा रहा है, किसी महीने में 10,000 पा रहा है, किसी महीने में 15,000 पा रहा है, एवरेज कितना पा रहा है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बढ़िया क्या रहेगा, सबसे सुटेबल क्या माना जाएगा कि सबको जोड़ के डिवाइड कर दे, तो इसका आंसर होगा अर्थमेटिक मीन। मोड इक्वल टू, अभी तो बताया 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन, 2 इंटू मीन, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंटिंग मेजोरिटी आउट ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड, देखिए अब अगर आप जब मोड निकालते हैं तो मोड किसको लिखते हैं, जिनका सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी आता है उसी को मोड लिखते हैं। तो मेजोरिटी मतलब सबसे ज्यादा संख्या वाले फ्रीक्वेंसीज के आधार पर किसको निकाला जाता है, मोड को निकाला जाता है, ठीक है। ए और बी दिया है, A+B निकालना है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये और ये ऐड हो जाएगा, पहले तो देखो यहाँ पर A+B कितना हो जाएगा, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, करस्पॉन्डिंग मेंबर को ऐड कर देते हैं, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, और 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, विच टर्म ऑफ जीपी इज इतना है, इस जीपी का कौन सा टर्म 81 होगा, तो देखिए तो इस जीपी का पहला टर्म क्या हो गया, 1, ठीक है। आर कितना हो गया, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी √3, टीएन बराबर कितना ले लेंगे, 81, और एन निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं टीएन बराबर क्या होता है, AR⁻n−1, तो 81 बराबर ए यानी 1 इंटू √3 पे पावर, है ना, n-1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n-1, ठीक है, 1 से कोई चीज़ गुना करो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 बराबर √3 पे पावर n-1, एक 3 में 2 √3 होता है, इसको लिखेंगे हम लोग √3 इंटू √3, दूसरा 3 के लिए फिर √3 इंटू √3, तीसरा के लिए फिर √3 इंटू √3, चौथा के लिए फिर √3 इंटू √3, इस तरह क्या हो गया, √3 पे पावर n-1, इधर में क्या हो गया, √3 पे पावर 8 बराबर √3 पे पावर n-1, है ना, ठीक है।
तो यहाँ पर n-1 बराबर क्या हो गया 8, यानी n बराबर क्या हो गया 9, ठीक है। तो 1 का कौन सा पद 81 होगा, तो का फिलिंग द ब्लैंक्स है, अजीब लिखा है, विच टर्म ऑफ इज 81, तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए 9th टर्म, ठीक है। और अगले फिलिंग द ब्लैंक्स में सूट नहीं कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ द सीरीज, यहाँ से यहाँ तक का क्या निकालना है, सम निकालना है। 2 से 5 बढ़ा 7 हुआ, 7 से 5 बढ़ा 12, ये एपी दिख रहा है, ठीक है। तो एपी में आपको सम निकालना है। कौन बेवकूफ़ इसको ऑब्जेक्टिव में रखा है, ये ऑब्जेक्टिव में रखने के लायक क्वेश्चन ही नहीं। देखिए 36 नंबर दिया हुआ 2, 5, 12, 297 तक का सम निकालना है। 2 + 5 + 12 297 तक गया, इसका सम निकालना है। ये एपी है। सबसे पहले हम लोग को एन निकालना पड़ेगा इसमें। ए बताइए कितना हो बच्चों, ए बराबर 2 हो गया। डी बराबर, एक मिनट क्या था, 2, 5 था, कुछ और था, 2, 7, 12 था, सॉरी बच्चों, 2, 7, 12 था, 2, 7 और 12, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो d बराबर क्या हो गया 7 - 2, यानी कितना हो गया 5। tn बराबर कितना हो गया 297, पहले n निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं tn बराबर a + n-1 × d, ठीक है। इसीलिए 297 बराबर 2 + n-1 और d यानी कितना होगा 5। 297 बराबर कितना हो जाएगा 2 + 5n-5, ठीक है। और 297 = क्या हो गया 5n-3, तो 297 + 3 बराबर 5n, ठीक है ना। तो 5n बराबर क्या हो गया 300, तो n बराबर क्या हो गया 60। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 60 टर्म है। S60 कैसे निकलेगा, एक फार्मूला होता है Sn का, आप लोग को याद होगा, Sn का फार्मूला होता है n/2 × a + tn। तो वही फार्मूला यूज कर देंगे हम लोग। तो 60 बराबर क्या हो गया 60/2 a, यानी 2 + tn, है ना, ठीक है। tn कौन सा हो लास्ट, यानी 297, ठीक है। यानी 60/2 × 299, ये तो पहले 30 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 है, तो 8970 आंसर होगा, ठीक है। आंसर पॉइंट है। अगर कहीं कैलकुलेशन एरर होगा तो बच्चे देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो 897 होगा, वही होगा ना। 8970 है, सॉरी 8970, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसका वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो इसका वैल्यू होगा 22 × 7 - 9 × 12, 7 × 14 4 × 1 14 × 15, और ये हो गया आपका 108। तो 14 में 6 8 गया 6, और यहाँ कितना बचा 4, 46 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 46। बोलता है गिव द फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर का पता करना को हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर का फोरकास्टिंग हमारा कहलाता है एक्स्ट्रापोलेशन। गिव द फ्यूचर, है ना। इंट्रापोलेशन मतलब फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट का पता करते हैं। न्यूटन सिस्टमैटिक एडवांसिंग डिफरेंस मेथड, हालांकि ये सिलेबस में बोला था, इस बार नहीं है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है वो पूछ दिया है, तो फाइनाइट डिफरेंस मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का होगा 6 और 10 का अर्थमेटिक मीन पता करना है। 6 और 10 के बीच का अर्थमेटिक मीन, तो सिंपल क्या होता है 6 + 10/2, यानी 16/2, यानी 8 आंसर हो गया। ओके, चलिए इसको बनाइए बच्चों, और साथ में अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा लोगों को, ठीक है। और एक बार कॉपी में बनाइएगा। देखिए इसमें से क्वेश्चन भले कहने को 1 मार्क्स का है, लेकिन 1 मार्क्स योग्य क्वेश्चन है नहीं। मैथ्स में अच्छा खासा टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहा है। ओके चलिए, ठीक है।